India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पॉक्सो के बॉम्बे हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने जताई आपत्ति। कहा, अगर त्वचा से त्वचा की संपर्क जरूरी तो क्या दस्ताने पहनकर यौन शोषण करने वाले होंगे बरी। सुप्रीम कोर्ट ने भीतर उपवर्गीकरण बनाने वाली हरियाणा की अधिसूचना की रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के भीतर उपवर्गीकरण बनाने वाली हरियाणा की अधिसूचना की रद्द। 3 महीने में एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में रेलवे लाइन पर 5000 झुग्गियों को तोड़ने पर लगाई रोक। केंद्र सरकार, रेलवे और गुजरात सरकार को नोटिस जारी। प्राथमिकी रद्द करने के नारायण राणे की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। कहा, प्रक्रिया का पालन करना होगा। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को पॉक्सो मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा पारित विवादास्पद फैसले के खिलाफ अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर अपील पर फाइनल हियरिंग की और ऐसे में न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ के सामने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ने ऐतराज जताते हुए कहा कि अगर त्वचा से त्वचा के संपर्क जरूरी है तो क्या दस्ताने पहनकर यौन शोषण करने वाले बरी होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के स्किन टू स्किन फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस विवादास्पद फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई की जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम या पॉक्सो की धारा 7 के तहत यौन हमला को लागू करने के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क आवश्यक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सर्विसेज कमेटी को आदेश दिया कि वो दोनों मामलों में बच्चों से छेड़छाड़ के आरोपियों की तरफ से पैरवी करे। सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी सिद्धार्थ दवे से इस केस में मदद करने को कहा है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया। अटॉर्नी जनरल ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत में कहा कि अगर कल कोई व्यक्ति सर्जिकल दस्ताने की एक जोड़ी पहनता है और एक महिला की शरीर से छेड़छाड़ करता है तो उसे इस फैसले के अनुसार यौन उत्पीड़न के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला एक अपमानजनक मिसाल है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 1 साल में पॉक्सो अधिनियम के तहत 43,000 अपराध दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में शामिल दोनों मामलों के आरोपियों की ओर से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि नोटिस भेजने के बावजूद आरोपियों ने पक्ष नहीं रखा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी उनकी पैरवी करे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल की दलीलों का समर्थन दिया। अब सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में आरोपियों का पक्ष सुनेगा। विवादास्पद फैसले देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि अपराध के लिए प्रदान की गई सजा की कड़ी प्रकृति को देखते हुए कड़े सबूत और गंभीर आरोपों की आवश्यकता है और अपराध के लिए सजा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने इस साल 27 जनवरी को इस विवादास्पद फैसले पर उस वक्त रोक लगा दी थी जब वेणुगोपाल ने इसे बेहद परेशान करने वाला निष्कर्ष करार दिया था। अदालत अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अब मामले की सुनवाई 14 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य को यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 या पॉक्सो अधिनियम के तहत एक मामले में आरोपी को बरी करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में 336 दिनों की देरी के लिए फटकार लगाई है। अनुचित देरी के लिए राज्य सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब जब राज्य सरकार ने अपील दायर करने में देरी के लिए एक प्रशंसनीय कारण के रूप में चल रही कोविड-19 महामारी का हवाला देने की कोशिश की तो अदालत ने भी गंभीर आपत्ति जताई। भले ही महामारी शुरू होने से 1 साल पहले ही आदेश पारित किया गया हो, लेकिन ये मामला पॉक्सो अधिनियम से संबंधित था और इस प्रकार प्रकृति में गंभीर और संवेदनशील था। अदालत ने देरी के आधार पर अपील को खारिज करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत तब देरी को माफ करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन राज्य को निर्देश दिया कि वह 4 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट ग्रुप सी गैर लिपिकीय कर्मचारी कल्याण संघ के साथ 25,000 रुपए का जुर्माना जमा करे। राज्य सरकार को भी जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और विलंबित अपील के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से राशि वसूल करने का आदेश भी दिया गया था। अगली खबर का रुख करते सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में रेलवे लाइन पर करीब 5,000 झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां पर रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, रेलवे और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। इस मामले में कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि सरकार आज रात तक झुग्गियों को गिराने की तैयारी कर रही है। वकील कॉलिन गोजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की बेंच को बताया कि हाईकोर्ट ने 2016 में लगाई रोक हटा ली है, जिसके बाद अब सरकार ने इन झुग्गियों को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तोड़फोड़ पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया, साथ ही केंद्र और रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। गुजरात में सूरत जलगांव रेलवे लाइन पर 10 किलोमीटर के दायरे में ये झुग्गियां बसी हुई है। इन झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसके बाद झुग्गियों में लोग इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे बिना किसी नोटिस और पुनर्वास के उन्हें हटाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि बार मामलों की वर्चुअल सुनवाई के मुद्दे पर एक मत नहीं है। वकीलों ने भौतिक सुनवाई के वापस लौटने के अदालतों के फैसले पर विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। CJI NV रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने टिप्पणी की और उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा वर्चुअल अदालतों के कामकाज को पूरी तरह से समाप्त करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए याचिका ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है। आपको बता दें कि इस संगठन में देश भर के 5,000 से अधिक वकील शामिल हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि हम इस पर गौर करेंगे। कुछ चाहते हैं कि अदालतें खुली रहे, लेकिन अन्य ऐसा नहीं चाहते हैं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ R गुप्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने आधिकारिक आदेश के माध्यम से आभासी सुनवाई को पूरी तरह से रोकने का फैसला किया है और जो अपवादियों और वकीलों के लिए असुविधा का कारण बन रहा है। अधिवक्ता गुप्ता ने यह भी तर्क दिया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के अध्यक्ष जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश भर के सभी उच्च न्यायालयों से मामले की सुनवाई हाइब्रिड मोड को जारी रखने का अनुरोध किया था। गुप्ता ने यह भी बताया कि पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय, फिर गुजरात उच्च न्यायालय, धीरे धीरे सभी उच्च न्यायालयों ने वर्चुअल अदालतों को बंद कर दिया। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि कोविड-19 महामारी के बाद न्यायालयों में संपूर्ण वर्चुअल अदालत के बुनियादी ढांचे की स्थापना के बाद
वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों के संचालन की सुविधा तक पहुंच से इनकार करना भारत के संविधान के 21 के साथ ही पठित अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों से इनकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले में दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की चिकित्सा स्थिति की जांच करने को कहा है, जो स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस रिकेश रॉय की पीठ ने जांच एजेंसी को 6 सितंबर 2021 तक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है, ये कहते हुए कि ये कोई छोटा मामला नहीं था। 4 सितंबर 2020 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 13 मई 2020 को इसने पूर्व कांग्रेस सांसद को अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि एम्स बोर्ड द्वारा जमानत देने वाली मेडिकल रिपोर्ट में अस्पताल में भर्ती होने का कोई आधार नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को राजनगर इलाके में 1984 के सिख विरोधी दंगों में कुमार को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए 30 जनवरी तक का समय बढ़ाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं दिखता और उनके आवेदन को खारिज कर दिया। पीठ ने कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने को कहा था। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 14 जनवरी को 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोष सिद्ध और सजा के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया था। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य की 17 अगस्त 2016 को जारी अधिसूचना रद्द कर दी है, जिसके तहत नॉन क्रीमी लेयर के भीतर 3 लाख रुपए तक के आय रखने वाली कैटेगरी के व्यक्तियों को प्रवेश और सेवाओं के मामले में वरीयता दी गई है। कोर्ट ने राज्य को 3 महीने में की एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि पीठ ने 17 अगस्त 2016 को और 2018 की अधिसूचनाओं के आधार पर राज्य सेवाओं में प्रवेश और नियुक्तियों को बाधित नहीं करने का निर्देश भी दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में फैसला सुनाया है। मामला हरियाणा राज्य द्वारा जारी एक अधिसूचना की वैधता से संबंधित था। राज्य सरकार ने अधिसूचित किया था कि 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के ऊपर होना चाहिए। हालांकि 17 अगस्त 2016 को जारी परिपत्र के अनुसार मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश आदि के मामले में 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले वर्ग के व्यक्तियों को नॉन क्रीमी लेयर के भीतर वरीयता दी गई है। उच्च न्यायालय ने 7 अगस्त 2018 को दिए गए अपने फैसले में नॉन क्रीमी लेयर सेगमेंट के भीतर 3 लाख रुपए से कम की वार्षिक आय और 3 से 6 लाख रुपए के भीतर वार्षिक आय के रूप में उपवर्गीकरण करने वाली सरकारी अधिसूचना को असंवैधानिक करार दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता में किसी एक या दोनों को खोने वाले बच्चों से दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों की अपेक्षा करना अनुचित होगा। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने ऐसे आवेदनों की जांच प्रक्रिया के संबंध में मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के आपको बता दें कि मुख्य सचिव को किशोर न्याय अधिनियम के तहत कल्याणकारी योजनाओं से निपटने की प्रक्रिया के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने यह भी कहा है कि उम्मीद करती है कि मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव सहित आवश्यक हितधारकों के साथ बैठक करने के बाद उक्त मुद्दों को सुलझाएंगे। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी से जब आपको भोजन नहीं मिलता तो हर घंटे हर दिन मायने रखता है। न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 स्थिति से संबंधित याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रहा था। अदालत ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को याचिका में पक्षकार बनाने के लिए आगे बढ़ते हुए मामले में 9 सितंबर तक के लिए स्थगित करते हुए जवाब मांगा।
शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय और राजधानी में शराब पीने के लिए न्यूनतम आयु कम करने के उसके फैसले का शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध में कोई संबंध नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि कानून में शराब के नशे में गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए शराब पीने न्यूनतम आयु 21 या 25 है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ दिल्ली आबकारी नीति 2021 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये नीति राष्ट्रीय राजधानी में शराब की खपत के लिए न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 21 कर देता है, ताकि इसे पड़ोसी राज्य यूपी में निर्धारित आयु के बराबर किया जा सके। कोर्ट ने शुरू में ही प्रतिवादी से पूछा कि न्यूनतम आयु कम करने के पीछे क्या उद्देश्य है। इस पर मेहरा ने जवाब दिया कि दिल्ली के पड़ोसी सभी राज्यों में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल है, तो विचार समता लाने का था। प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AM सिंघवी ने भी प्रस्तुत किया। उनके ख्याल में कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाने का समर्थन नहीं करता है। आयु सीमा कम करने का मतलब ये नहीं है कि हम शराब पीकर गाड़ी चलाने की अनुमति दे रहे हैं। यहाँ तक कि 50 वर्ष की आयु का व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता है। इसके खिलाफ बहुत सख्त कानून है। उन्होंने कहा कि भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और ये कहना है कि कोई व्यक्ति मतदान करना चुन सकता है लेकिन शराब नहीं पी सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक गलत धारणा है कि दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत शराब पीने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है, जो केवल उस उम्र के कम लोगों को इसकी बिक्री पर रोक लगाती है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज का रुख किया है। आपको बता दें कि इसमें पहले रत्नागिरी कोर्ट ने नारायण राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे में केंद्रीय मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राणे की याचिका में प्राथमिकी रद्द करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है। राणे ने गिरफ्तारी या किसी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतरिम आदेश का भी अनुरोध किया है। जस्टिस SS शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जमादार के खंडपीठ के समक्ष याचिका दाखिल करने के साथ ही मंगलवार को तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई। हालांकि पीठ ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिका का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है। पीठ ने कहा कि वकील को प्रक्रिया का पालन करना होगा। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्री विभाग के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए एक अर्जी दाखिल करें और फिर हम विचार करेंगे। याचिका में राणे के खिलाफ पुणे, नासिक और रायगढ़ के महाड़ में दर्ज प्राथमिकियों को चुनौती दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पूरक चार्जशीट केवल आरोपी के खिलाफ एकत्र की गई एक अतिरिक्त सामग्री है और CRPC की धारा 167(2) में डिफॉल्ट जमानत के प्रावधान इस पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि CRPC की धारा 167(2) केवल तभी लागू होती है जब आरोप पत्र निर्धारित नहीं किया जाता है और ये जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किए जाने पर लागू होता है। यदि विशेष आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाता है तो पूरक आरोप पत्र अन्य आरोपियों के खिलाफ या अतिरिक्त सबूत के लिए दाखिल किया जाता है तो CRPC की धारा 167(2) के प्रावधान लागू नहीं हो सकते हैं। न्यायमूर्ति राजेंद्र बदामीकर ने संतोष कदम की जमानत याचिका खारिज करने के सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। शिवम शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम जी, कोर्ट ने कहा है कि पूरक चार्जशीट दाखिल न होना डिफॉल्ट जमानत का आधार नहीं है। इस फैसले पर कोर्ट ने और क्या कुछ दलीलें दी है, तफसील से बताएं। देखिए नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CRPC की धारा 167(2) केवल तभी लागू होती है जब आरोप पत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है और यह जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किए जाने का लागू होता है। लेकिन यदि विशेष आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाता है और पूरा आरोप पत्र अन्य आरोपियों के खिलाफ या अतिरिक्त सबूत के खिलाफ दाखिल किया जाता है
तो सीआरपी की धारा 167(2) के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। भाई कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर की गई है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के साथ साथ डिवीजन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका सुनवाई बनाए रखने योग्य नहीं है, क्योंकि इस याचिका में सीआरपीसी की धारा 482 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। कार्यालय को इस संबंध में आपत्तियां उठानी चाहिए थी, लेकिन ज्ञात सर्वोत्तम कारणों से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 167(2) केवल तभी लागू होती है जब आरोप पर निर्धारित नहीं किया जाता है और वह जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किए जाने पर लागू होता है। लेकिन यदि विशेष आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाता है और पूरक आरोप पत्र अन्य आरोपियों के खिलाफ या अतिरिक्त सबूत के लिए दाखिल किया जाता है तो सीआरपीसी की धारा 167(2) के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। जी बहुत शुक्रिया आपका शिवम जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की राजधानी रांची में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या FSL में उपलब्ध सुविधाओं के खस्ता हालत पर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा है कि न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के आरोपी व्यक्तियों का मूत्र और रक्त परीक्षण उक्त सुविधा की अनुपलब्धता के कारण FSL रांची द्वारा नहीं किया जा सका और आश्चर्य हुआ। अगर इस तरह के बुनियादी परीक्षण नहीं किए जाते हैं तो FSL का क्या उद्देश्य है। इसलिए इसने प्रमुख सचिव गृह, जेल और आपदा प्रबंधन, झारखंड सरकार और FSL रांची के निदेशक को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश आनंद की मौत के जांच कर रहे जांच अधिकारी IO ने कहा है कि FSL रांची में मूत्र और रक्त की जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण नमूने दिल्ली में FSL भेजे जाने के बाद ये टिप्पणी की गई है। अदालत न्यायाधीश आनंद की 28 जुलाई को सुबह की सैर पर निकलते समय एक वाहन की टक्कर में उनकी मौत के मामले में दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसके साथ ही उनकी मौत हो गई। न्यायाधीश आनंद की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया था और बताया भी जा रहा है कि वर्तमान में देश भर के न्यायाधीशों की सुरक्षा को मजबूत करने के पहलू पर गौर कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.